पुण्यतिथि 26 फरवरी पर आज आपने मुझे अपने सभागार में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 26 फरवरी को ही आपने देश के एक स्वतंत्र कवि श्री गोविंद जी के उस ग्रंथ संग्रहालय का लॉन्च किया है और उस दौर की तमाम उन कविताओं को इसमें संग्रह किया है जिसने देश के करोड़ों लोगों के मन में भारत की आज़ादी के प्रति एक निष्ठा और एक बहादुरी का काम किया। सावरकर हमारे इतिहास में एकमात्र एक ऐसे लीडर हैं जो शायद अपने समय से 100 साल आगे सोचते थे। यह दुर्भाग्य है कि 1947 जिसे हम अपनी आजादी का दिन मानते हैं, तब से लेकर के 26 फरवरी 1966 तक भारत की आजादी को भी देखा और उसके बाद की कई सरकारों को देखा, लेकिन सरकारों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सावरकर जैसे महान और बहादुर लोगों की न तो समाज को वीर गाथा सुनाई, न सुनाने दी, और तमाम ऐसे हालात पैदा किए कि उनकी आवाज बंद हो जाए। और यह सिलसिला कोई नया नहीं है। हम जब देखते हैं पीछे मुड़ के तो सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, अपनी करेंसी चलाई, अपना स्टैम्प जारी किया और ब्रिटिश साम्राज्य की लिटरली अगर आप कहें तो चूल्हे हिला दिए। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस के साथ किया, मैं समझता हूं कि उससे भी ज्यादा जघन्य अपराध इस आजाद भारत की सत्ताओं ने स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ किया। बोस साहब ने जब आजादी की घोषणा की थी तो विश्व के 11 देशों ने भारत की आजादी की मान्यता दी। लेकिन मेरा दुख या शिकायत सरकारों से उतनी नहीं है। मेरी शिकायत और दुख और गुस्सा उन लोगों से है कि जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदुत्वों को और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन बनाए, और उन संगठनों ने भी आज 2022 के भारत में जितने ठग, जितने मक्कार, ऐसे चेहरे जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हिंदुत्व के चेहरे बनाकर के आज के भारत के युवाओं के सामने पेश किया गया, जिनका ना कोई इतिहास है और ना ही कोई उनका विजन है। तो समाज जब अपने बीच में से कायरों को, ठगों को किसी संगठन का या किसी भी मूवमेंट का जब अगुवा बनाता है, तो उसके पीछे चलने वाले लोगों में भी कायरों की फौज खड़ी हो जाती है। आज जगह जगह, चौराहे चौराहे हिंदुत्व की बात हो रही है, और जितनी हिंदुत्व की बात हो रही है उतने ही हिंदू 1947 से पहले नहीं मारे गए होंगे, उससे बाद में मारे जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि कहीं किसी हिंदू की हत्या गुजरात में हो गई, कहीं झारखंड में हो गई, कहीं मुंबई में हो गई, लेकिन हिंदू संगठन उसका प्रतिकार करने की, शिक्षा देने की जगह उससे कहते हैं तुम्हें चुप रहना है, और नए नए तर्क, नए नए झूठ आज की उस युवा पीढ़ी को पढ़ाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह एक तरफा संवाद का जो फैशन 100 साल पहले शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। इसलिए 2021 का भारत का युवा किसी कीमत पर
वो झूठ को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। इसलिए भारत के सामने जो भी खतरे हैं, उन खतरों के बारे में आज की चर्चा छोड़ दीजिए। मैं समझता हूं कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने 1942 उस दौर में जब किसी ने यह बात सोची नहीं थी, तब सोची उन्होंने बात। और दो महान वीर, एक कैलकाटा जो भारत का पूर्व है, और एक ये मुंबई जो भारत का पश्चिम है। लेकिन एक बहादुरों के बीच की केमिस्ट्री देखिए, क्योंकि ये तथ्य हमें नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि हमें भारत के सनातनी हिंदू को वीर नहीं बनाना है, उसे समझौतावादी बनाना है कि वो किसी भी तरीके से अपने शत्रु से समझौता कर ले। और यह समझौतावादी मानसिकता पार्टियों में भी है और संगठनों में भी है। तो कहां सुभाष चंद्र बोस उस ईस्ट में और कहां वेस्ट में वीर सावरकर के बीच में 1940 में मुलाकात होती है। और क्योंकि दोनों का विजन भारत को उस पर्सपेक्टिव में देखने का था जो छत्रपति शिवाजी का, जो विवेकानंद का एक विजन था। लेकिन ये दोनों लोग मिले और एक जगह एक रेफरेंस आता है कि जब इन दोनों के बीच में बात हुई तो यह सावरकर का आइडिया था कि हिंदुओं को फौज में भर्ती होना चाहिए। और उनका जो आइडिया था वो कितना दूरदर्शी था कि भारत को आजादी 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद जब भी मिलेगी, तो इस आजादी के बाद भारत की सेनाएं रातों रात नहीं खड़ी हो सकती हैं, इसलिए हमें ट्रेंड फौजी चाहिए होंगे। और उनकी भविष्यवाणी या उनकी सोच कितनी जबरदस्त निकली कि आजादी, जिसे हम कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। जिस देश के दो टुकड़े हुए, जो देश मजहब की बुनियाद पे बटा, 21 लाख लोगों की हत्याएं हुई, मजहब के नाम पे हुई, उसके बावजूद भी, और यह सब दृश्य मैं समझता हूं कि जब सावरकर जी जीवित रहे होंगे तो वो अपनी आंखों के सामने देख रहे होंगे। लेकिन सत्ताओं के चाटुकारों ने जो जुल्म अंग्रेजों ने, चाहे सुभाष के साथ, सावरकर जी के साथ, खुदीराम बोस, ये तमाम जितने लोग थे इनके साथ किए होंगे, उससे ज्यादा इस तथाकथित आजाद भारत की सरकारों ने किए। मुझे याद है कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की यह कहानी झूठी गढ़ी गई कि साहब वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए। सावरकर को फंसाने वाले उस वक्त के वो तमाम लीडर्स मौजूद थे, उसमें हिंदूवादी भी थे। और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि आज भारत 2022 का भारत है। हम सावरकर की तस्वीर अपने संगठन के ऑफिस में कहीं छोटी सी टांग दें ताकि इनके मानने वाले भी हमारे साथ जुड़े रहें, लेकिन हमारे संगठन के ये आइडियल न बने। जिस हिंदुत्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिन हिंदू संस्कारों की बात हम कर रहे हैं, इनके अंदर गांधी जी के चरखे वाले तमाम गुण हैं, लेकिन सावरकर न बने। यह आज भी सुनिश्चित करने में कुछ संगठन लगे हैं। इसलिए टच एंड गो, बस छू और भाग जाओ, उससे आगे कुछ नहीं। इसलिए मैं मानता हूं कि सावरकर ने आर्थिक, सावरकर ने मिलिट्री, हर चीज के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने 1928 में आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में भी उन्होंने यही कहा कि हमने वर्ल्ड वॉर 1 में जो मौका खो दिया, हमें वर्ल्ड वॉर 2 में अगर यह मौका मिले तो उसको गंवाना नहीं चाहिए।
और सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई, अंग्रेज करीब करीब भारत से जिस तरीके के पूरे देश में विद्रोह हो रहे थे सुभाष चंद्र बोस की वजह से, उसके कारण ऑलमोस्ट उन्होंने मन बना लिया था कि हमें जाना है। लेकिन मैं लौट के वहां आना चाहता हूं कि आज भी भारत के लोगों को यह पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी के चरखा काटने से अंग्रेज चले गए। दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, वो राष्ट्र कभी इस बात से कमजोर नहीं होते हैं कि वो राष्ट्र किसी के गुलाम रहे। उन राष्ट्रों के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब वो आजाद भी हो जाते हैं आक्रांताओं से, तब भी वो गुलामी का इतिहास पढ़ाते हैं। हमारे यहां की सक्सेसिव सरकारों ने यह सुनिश्चित किया कि लगातार उस इतिहास को पढ़ाया गया और छोटे छोटे तर्क ढूंढ लिए गए, क्योंकि हमने सच को छुपाने के लिए जो काले रंग की चादर डाली, वो चादर जैसे जैसे इस संचार क्रांति से उठ रही है, तो जिनको हम महान मानते थे, जिनको ये मानते थे कि यही अंतिम है, आज लोग उनकी कब्रें खोद करके उनकी हड्डियां निकाल के चौराहे पर जलाना चाहते हैं। और यह किसी भी समाज का रोष होगा जिसके पूर्वजों ने ईमानदारी से भारत राष्ट्र को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी हो, और उस लड़ाई के बाद कुछ चाटुकार सत्ता पे बैठ गए हों और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी एक अनरिटन समझौता किया ट्रांसफर ऑफ पावर में कि जब भी सुभाष मिलेंगे जिंदा या मुर्दा आपको हम हवाले करेंगे। इसलिए सुभाष को आजाद भारत में वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया और सुभाष की पूरी कहानी छुपा दी गई, सावरकर की पूरी कहानी छुपा दी गई। इसलिए हम इस फैक्ट से भागते रहे कि भारत का विभाजन अंग्रेजों ने कराया, यह हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, अंग्रेजों ने फूट डाली। मैं कहता हूं जिन्होंने यह नारा गढ़ा वो अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक थे। और उसका प्रमाण यह है कि अगर हम इतने ही भाईचारा था, हम इतने ही इस देश के लिए लड़ रहे थे, तो जिस सर सैयद अहमद खान ने, जिस मोहम्मद इकबाल ने कश्मीर के पाकिस्तान का बीज तो दिसंबर 1929 में प्रयागराज की मुस्लिम लीग की मीटिंग में साफ कर दिया था। 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर यह करारदाद पाकिस्तान पास हो गया था कि पाकिस्तान बनने जा रहा है। लेकिन हमारे लीडर तो इस बात में लगे हुए थे कि आजाद भारत की गद्दी पे कैसे अंग्रेजों की मदद से बैठा जाए, और जो अंग्रेजों का विरोधी है वो हमारा भी विरोधी है। इसलिए उन सबको दरकिनार किया। और आज सत्ता तो बदली है, सत्ता में कुछ 2-3 लोगों का मिजाज तो बदला है, लेकिन उसके चलाने वाले आज भी उसी चरित्र के हैं। मैं ये मानता हूं कि सत्ता के बदलने से सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन आज हमारे बुजुर्ग भी हमसे कहा करते थे कि सत्ताएं आनी जानी होती हैं, व्यवस्था परमानेंट होती है। जब तक व्यवस्था में नहीं आप बदलाव करेंगे, आप कितनी भी सत्ताएं बदल लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर जो चैलेंज आज हमारे सामने है, हम उनकी बात करें। सावरकर जी की जयंती भी आएगी, सावरकर जी की जन्मतिथि भी आएगी, और एक ये रस्मी भाषण देकर के इस पुण्यतिथि को मैं गंवाना नहीं चाहता। यह मौका दिया है कि आज हम 2022 के उस भारत की बात करें जहां गली गली मोहल्ले मोहल्ले जिस समाज को कायर कहा जाता था, डरपोक कहा जाता था, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के सनातनी हिंदू समाज को डरपोक और कायर बताया। मैं मानता हूं कि लीडरशिप के बदलने से, नेतृत्व के बदलने से जो आपके फॉलोअर होते हैं वो भी उसी तरीके की बनने की कोशिश करते हैं।
पिछले 70 सालों का इतिहास बताता है कि भारत की राजनीति के केंद्र में सावरकर के हिंदुत्व के मानने वाले कभी थे ही नहीं। इसलिए हिंदुत्व को लेकर भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। आज जिस हिंदुत्व की हम बात करते हैं उससे हम किस जगह पहुंचे हैं? बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े दावेदार, आज भी 90 करोड़ जिस देश में हिंदू रहता हो, जिसका इतिहास किसी देश पे हमला न करने का हो, जिसने किसी मजहब के लोगों की गर्दन पे तलवार रखे उसकी आस्थाओं को न बदलवाया हो, आज भी वो दुनिया में सबसे ज्यादा नॉन वायलेंट है। वो एग्रेसर नहीं है। तब भी आज भारत के कोई राज्य ऐसा अछूता नहीं है जहां हिंदुओं की हत्या करना सेकुलरिज्म होता हो। उस पे प्रतिक्रिया, हत्या की हत्या प्रतिक्रिया देना तो दूर, ये हिंदुओं के ठेकेदार एक शब्द से कड़ी निंदा तक नहीं करते हैं। मुझे कभी कभी लगता है इन हिंदुओं का ठेकेदारी लेने वालों का शायद यही मंशा है कि जब तक हिंदू डरपोक और कायर रहेगा ये दुकानें उनकी चलती रहेंगी। सावरकर के परिवार के इतने सारे लोग मौजूद हैं। सावरकर के परिवार के लोगों ने उनकी विचारधारा को, जो जितना भी इतिहास और जितना भी लिटरेचर सावरकर जी ने मराठी में लिखा, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरे देश भर में बेच रहे हैं वो लोग, फ्री देते हैं वो लोग। लेकिन सावरकर ने 1857 की क्रांति जिस तरीके से बयान की है, मैं समझता हूं देश में किसी इतिहासकार ने नहीं की। क्योंकि सावरकर का हिंदुत्व जाति के ऊपर नहीं था। इसलिए महाराष्ट्र की धरती में मुझे दुख है कि उस धरती पर जहां छत्रपति महाराज शिवाजी रहे हो, जहां से अहिल्याबाई होलकर गई हो, जहां से तिलक गए हो, गोखले गए हो, आज उस धरती के ऊपर हिंदू चौराहे चौराहे मारा जा रहा है। वो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर है, और वो इसलिए क्योंकि वो अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है, वो किसी का घर लूटना नहीं चाहता। और हिंदुओं के ठेकेदार यहां या वहां खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि हिंदू सिर्फ किसी की दुकानदारी चलाने के लिए चारा बनाया जाता है।